नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर यश भदौरिया। हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक यानी वर्ग 3 के लिए जो मार्च में एग्ज़ाम होने वाले हैं, उसके लिए हम आपको स्टडी मटेरियल उपलब्ध करा रहे हैं। उस कड़ी में सबसे पहले पर्यावरण की पेडागॉजी पर हम आपको मटेरियल अवेलेबल करा रहे हैं। इसी तरह से हम सभी विषय की पेडागॉजी पर आपको मटेरियल उपलब्ध कराएंगे और हमारे जो प्रश्न होंगे वो निश्चित रूप से आपको कॉन्सेप्चुअल स्टडी करने के लिए बाध्य करेंगे। निश्चित है कि आपको उनसे कॉन्सेप्ट आपका डेवलपमेंट होगा, आपका संप्रत्यय निर्माण होगा, जिससे आप 10 प्रश्न यदि हम बताएंगे तो आप 100 प्रश्न करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। तो चलिए हम अपने पाठ को आगे बढ़ाएं, अपने वीडियो को शुरू करें। उसके पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। और दूसरी चीज़ ये कि अपने मित्रों को अपने वीडियो शेयर कर दिया करें, जिससे वो भी इसका लाभ ले सकें। तो चलिए 10 प्रश्नों की श्रृंखला हम आज आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न आपके समक्ष ये रहा। कक्षा 1 और 2 में पर्यावरण अध्ययन को किन विषयों में समाहित करके पढ़ाया जाता है? देखिए, कक्षा 1 और 2 में पर्यावरण विशेष रूप से उसकी पुस्तकें नहीं हैं, लेकिन 1 एवं 2 कक्षा में पर्यावरण पढ़ाया जाता है, लेकिन भाषा एवं गणित में समाहित करके पढ़ाया जाता है। अगर विकल्प ये है भाषा, गणित, विज्ञान, भाषा एवं गणित दोनों, तो इसका उत्तर होगा भाषा एवं गणित दोनों। कक्षा 1 एवं 2 में भाषा एवं गणित चलती है और भाषा एवं गणित में ही पर्यावरण को समाहित किया जाता है। उसी के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन का ज्ञान उन्हें दिया जाता है। और जिस स्तर के बच्चे होते हैं कक्षा 1 और 2 में, जिस स्तर के बच्चे होते हैं उसी स्तर का पर्यावरण अध्ययन भाषा एवं गणित में समाहित करके उन्हें पढ़ाया जाता है। प्रश्न नंबर 2 है, प्राथमिक स्तर पर EVS इन्वायरमेंटल स्टडी पाठ्यपुस्तक की कौन सी विशेषता नहीं होनी चाहिए? प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण की पाठ्यपुस्तक में कौन सी विशेषता नहीं होनी चाहिए? तो सबसे पहले देखिए कौन सी विशेषता होनी चाहिए। तो कहानियों एवं घटनाओं से परिपूर्ण, बिल्कुल सही, ये विशेषता होनी चाहिए। अमूर्त अवधारणाओं से परिपूर्ण, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अमूर्त अवधारणाओं से परिपूर्ण हो, अमूर्त अवधारणा, अमूर्त यानी जो न दिखती हो, तो जो न दिखती हो चीज़ें, ये इस स्तर में 3, 4 और 5 के स्तर पर इन चीज़ों से बचना चाहिए। इन चीज़ों को बच्चों के समक्ष नहीं रखनी चाहिए। कॉन्क्रीट चीज़ों को यानी मूर्त चीज़ों को यानी मूर्त अवधारणाओं को ही बच्चों के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए। तीसरा है, एकीकृत प्राकृतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण से परिपूर्ण हो, बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। छात्रों की विविध पृष्ठभूमि से परिपूर्ण होना चाहिए। छात्रों का जो बैकग्राउंड है उसको दृष्टिगत रखते हुए, जो छात्रों का बैकग्राउंड है, उस जो पृष्ठभूमि है उससे परिपूर्ण होना चाहिए EVS की पुस्तक, तो ये भी होना चाहिए। अब देखिए प्रश्न क्या है, प्राथमिक स्तर पर EVS पाठ्यपुस्तक की कौन सी विशेषता नहीं होनी चाहिए? तो इसमें हमको इस पर टिक लगाना चाहिए। चलिए आगे हम चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। EVS के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो देखिए सबसे पहले देखते हैं कौन सा कथन सत्य है EVS के संबंध में। EVS के संबंध में सत्य कथन देखिए, यह बाल केंद्रित शिक्षा पर आधारित है। बिल्कुल, यह बाल केंद्रित शिक्षा पर आधारित है EVS।
यह वातावरण पर आधारित है, बिल्कुल सही है। यह विवरण और परिभाषाओं पर आधारित है, ये बिल्कुल गलत है। अतः आपका प्रश्न जो है उसका उत्तर यही होना चाहिए। ईवीएस के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो ये सत्य नहीं है। ईवीएस विवरण और परिभाषाओं पर आधारित है, ये असत्य है। विवरण और परिभाषाएं यदि हम देंगे तो बच्चों के समझ में नहीं आती हैं। बच्चों के समझ में ऐसी चीज़ें आती हैं जिनको जो वातावरण पर आधारित हों, जो चित्रों से परिपूर्ण हों, जो प्राकृतिक दृश्यों से परिपूर्ण हों, इस तरह से। चौथा क्या है, यह एकीकृत प्रकृति पर आधारित है, बिल्कुल यह एकीकृत यूनिफाइड नेचर पर ही आधारित है। ये तीन चीज़ें जो हैं ईवीएस के संबंध में सत्य हैं, लेकिन ये जो है तीसरा जो है ईवीएस के संबंध में सत्य नहीं है। अब देखिए, इन प्रश्नों से आपके दिमाग में और सारे कॉन्सेप्ट आएंगे। अगर एक एक लाइन इसकी आप पढ़ेंगे तो एग्जाम में देखिए हूबहू वही प्रश्न आ जाए, ऐसा नहीं होता। लेकिन हमारे ये सब प्रश्न जो हैं आपके दिमाग में बहुत सारे कॉन्सेप्ट का निर्माण करेंगे, बहुत सारे संप्रत्यय का निर्माण करेंगे, जिससे आप अपने दूसरे प्रश्नों को भी हल करने में सक्षम होंगे। अब हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 4 पर। छात्रों को क्या नहीं प्रदान करना चाहिए? छात्रों को क्या नहीं प्रदान करना चाहिए? तो देखिए, ये सभी चीजें हैं। चिंतन का क्या नहीं प्रदान करना चाहिए? अब देखिए, इसमें से देखते हैं। चिंतन का अवसर इसे प्रदान करना चाहिए। चिंतन का अवसर छात्रों को प्रदान करना चाहिए। आपस में चर्चा का अवसर बिल्कुल प्रदान करना चाहिए छात्रों को। अनुभवशाली गतिविधियों का अवसर बिल्कुल प्रदान करना चाहिए। अनुभवशाली गतिविधियों का अवसर बच्चों को प्रदान करना चाहिए। और चौथा है, क्रम से याद करने का अवसर बिल्कुल नहीं प्रदान करना चाहिए। याद करने पर यानी रटने पर बल उन्हें बिल्कुल नहीं देना चाहिए। उनकी आदत खराब होगी, वो कॉन्सेप्चुअल स्टडी नहीं कर पाएंगे, संप्रत्यय निर्माण उनके मस्तिष्क में नहीं हो पाएगा अगर वो किसी चीज़ को कहेंगे कि इनको क्रम से याद कर डालो तो। अब है प्रश्न नंबर 5। ईवीएस की पाठ्यपुस्तकों में कहानियाँ तथा कविताएं शामिल करने का मुख्य कारण क्या है? देखिए, ईवीएस की पाठ्यपुस्तकों में कहानियाँ और कविताएं बहुत ज़्यादा मात्रा में शामिल की जाती हैं, बहुत ज़्यादा चित्र शामिल किए जाते हैं। क्यों? उसका मुख्य कारण है बच्चों को अधिगम में आनंद आए। अधिगम यानी लर्निंग, यानी सीखना। बच्चों को सीखने में आनंद आए, इस वजह से कहानियों और कविताओं को उनमें उनकी पुस्तकों में शामिल किया गया है। अब है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 है, ईवीएस की कक्षा में बच्चों को अवसर देना चाहिए। किन चीज़ों का अवसर देना चाहिए? सूचनाओं को एकत्र करने का बिल्कुल अवसर देना चाहिए। बहुत सारे आंकड़े वो एकत्रित करें। प्रश्न पूछने का उन्हें मौका देना चाहिए, बिल्कुल सही है। प्रकृति के अवलोकन का, प्रकृति में जितनी चीज़ें हैं सभी चीज़ को अवलोकन का उनको मौका देना चाहिए। चौथा है, गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी का। जो एक्टिविटीज़ हम करा रहे हैं उनमें सक्रिय भागीदारी उनकी होनी चाहिए, बहुत आवश्यक है। अर्थात इसका उत्तर होगा उक्त सभी। प्रश्न नंबर 7 है, ईवीएस की कक्षा में बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। अब देखिए, किन किन चीज़ों के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए? समूह में कार्य गतिविधि करने का, बिल्कुल सही है, करना चाहिए। समूह में बच्चे कार्य करें, समूह में गतिविधि करें, इससे बच्चों का अच्छा समाजीकरण होता है, अच्छी लर्निंग होती है।
प्रश्न नंबर 2, कहानी पढ़ने का, बिल्कुल कहानी पढ़ने का उनको मौका देना चाहिए। तीसरा है आर्ट और क्राफ्ट की गतिविधि करने का, आर्ट और क्राफ्ट की गतिविधि करने का वास्तव में उन्हें मौका देना चाहिए। इससे करके सीखने का उन्हें मौका जब मिलेगा, करके सीखना जो है एक अच्छी गतिविधि है, करके सीखने के माध्यम से लर्निंग अच्छी होती है, इसलिए आर्ट और क्राफ्ट की गतिविधि को उन्हें करने का मौका देना चाहिए। चौथा है स्वमूल्यांकन तथा वस्तुओं के मूल्यांकन को, बच्चे स्वयं का मूल्यांकन करें और वस्तुओं का मूल्यांकन करें, इसका अवसर उन्हें निश्चित रूप से देना चाहिए। उनमें बहुत सारा ज्ञान होता है, उनमें मूल्यांकन करने की कला विकसित होती है और अपने आप पर आत्म भरोसा बढ़ता है, आत्मविश्वास बढ़ता है। और पांचवा है कविता कहानी रटने का नहीं बल्कि बार बार पढ़ने का मौका देना चाहिए। उन्हें कभी नहीं कहना चाहिए कि कविता रट डालो, ये कहानी रट डालो, बल्कि ये कहना चाहिए बार बार उसको पढ़ो। ये कभी नहीं कहना चाहिए कि इसको याद कर डालो, उन्हें इसको कई बार पढ़ो बस। और बार बार पढ़ना थांडाइक का जो अभ्यास का नियम है उस पर आधारित है। थांडाइक के नियमानुसार अगर किसी चीज़ को बार बार पढ़ेंगे तो चीज़ अपने आप याद हो जाती है, और यदि बच्चों को कह दिए कि इसको याद कर डालो तो उनके लिए बड़ा बोझिल हो जाता है। तो और छठवां है उक्त सभी, तो बिल्कुल ये युक्त सभी के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। प्रश्न नंबर 8 है, प्रश्न नंबर 8 है एक शिक्षक बच्चों के समक्ष एक पत्थर के टुकड़े को पानी में डालता है, तत्पश्चात एक लकड़ी के टुकड़े को पानी में डालता है। पत्थर के टुकड़े के पानी में डूबने तथा लकड़ी के टुकड़े को पानी में न डूबने का कारण बच्चों से पूछता है। यहाँ पर बच्चे उत्तर देने या उत्तर ढूंढने में किस कौशल का उपयोग करेंगे? तो यहाँ पर बच्चे अवलोकन कौशल का उपयोग करेंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे प्रश्न पर और हमें चाहते हैं कि हम थोड़ा सा और रुकें, प्रश्न थोड़ा लंबा जो हो जाता है, उसके लिए आप एक तकनीक का उपयोग करेंगे। आप स्क्रीनशॉट ले लिया करेंगे और या कि उसको रोक करके वीडियो को अच्छे से देख लिया करेंगे। प्रश्न नंबर 5 पे हम चलते हैं, प्रश्न नंबर 9 पर। पेड़ों के संरक्षण की अभिप्रेरणा छात्रों को सबसे उपयुक्त तरीके से कैसे दी जा सकती है? पेड़ों के संरक्षण की अभिप्रेरणा, बच्चे पेड़ों का संरक्षण करें, पेड़ों को बचाएं, इसकी अभिप्रेरणा बच्चों को सबसे उपयुक्त तरीके से किस प्रकार दी जा सकती है? तो छात्रों को एक पेड़ लगाने और उसे तैयार करने की प्रेरणा दें। एक पेड़ लगाने बस की नहीं, उन्हें प्रेरित करें कि एक पेड़ लगाएं और उसे तैयार करें। प्रश्न नंबर 10 है, प्रश्न नंबर 10 है समूह में सीखने का महत्व। समूह में देखिए सीखने का क्या महत्व है। बच्चों को समूह में सीखने के बहुत अवसर देना चाहिए। अभी इसके पहले हमने चर्चा भी किया है। क्या महत्व है? सहकर्मी सीखने को बढ़ावा मिलता है, पीयर लर्निंग को बढ़ावा मिलता है। अब पीयर लर्निंग एक सीखने की विधि है, साथ ही समूह द्वारा सीखने को कहा गया है पीयर लर्निंग, इसको बढ़ावा मिलता है। दूसरा है सामाजिक सीखना, यानी सोशल लर्निंग में सुधार होता है, सोशल लर्निंग में बढ़ावा मिलता है सामाजिक सीखना में। तीसरा है उत्साह की अधिकता से अच्छा कार्य करते हैं बच्चे। जब बच्चे साथ में सीखते हैं, समूह में सीखते हैं, तो उनमें उत्साह रहता है और उत्साह के कारण वो अच्छा कार्य करते हैं। चौथा है अच्छे कार्य की सराहना से पुनर्बलन मिलता है, और जब उत्साह के कारण बच्चे अच्छा कार्य करते हैं, समूह में कार्य करने के कारण उत्साह बढ़ता है, और उत्साह बढ़ने पर उन्हें अच्छा कार्य करते हैं, और अच्छा कार्य करने से उन्हें सराहना मिलती है, और सराहना मिलने से उन्हें पुनर्बलन प्राप्त होता है। इतनी चीज़ें होती है समूह में सीखने से।
और समूह में जब बच्चा सीखता है तो जब पुनर्बलन उसे प्राप्त होगा, तो जब पुनर्बलन प्राप्त होगा तो और अच्छा सीखेगा। अब पुनर्बलन को सबसे ज़्यादा महत्व स्किनर ने दिया है, ये भी आप देखते होंगे क्रिया प्रसूत अनुबंधन में, ऑपरेंट कंडीशनिंग में स्किनर ने, बीएफ स्किनर ने पुनर्बलन को बहुत महत्व दिया है। तो ये भी ध्यान रखना है आपको। तो यहीं पे हमारा आज का वीडियो यहीं पे संपन्न होता है। दोस्तों, हम पुनः आपसे कहते हैं कि अगर आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो पूरा वीडियो देखें। हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब कर लें, हमारे चैनल से जुड़ जाएं, और हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे तो आप निश्चित है कि वर्ग 3 की परीक्षा में सफल होने से बिल्कुल नहीं चूकेंगे, निश्चित सफल होंगे, निश्चित सफलता होगी। वर्ग 2 एवं 1 के लिए भी ये पेडागाजी बहुत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, इसी के साथ धन्यवाद।